ठीक है। हाँ भाई, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। इधर देखना, अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मध्यकालीन भारत। इधर सुनो, भारत के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तीन इतिहास अपन देखते हैं। पहला अपन देखते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद तीसरा देखते हैं आधुनिक इतिहास। यही है। इनमें से जो प्राचीन इतिहास है, इसका मतलब आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो कि जो राजा है वो कौन है? हिंदू राजा है। कौन है? हिंदू राजा है, हिंदू शासक है। कौन है? हिंदू शासक। दूसरे में कौन सा हो जाएगा? मुस्लिम शासक हो जाएगा। मध्यकालीन में मतलब क्या हो जाएगा? मुस्लिम शासक है। और आधुनिक में कौन है? ईसाई शासक है, यानी कि अंग्रेज शासक है। कौन है? अंग्रेज। मोटा मोटी अपन इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का मतलब तो जिसमें अपन के जो राजा अपन ने अभी तक पढ़े हैं वो सारे कौन से थे? हिंदू शासक थे, यानी कि वो कैसे थे? हिंदू हुआ करते थे। हो सकता है बौद्ध धर्म अपना ले, जैन धर्म अपना ले, वो एक अलग मैटर है, बाकी पहले हिंदू ही हुआ करते थे वो। ठीक है। सेकंड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि वह समय जिस समय पे अब शासक कौन बनने वाला है? मुस्लिम। ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे अपन आधुनिक, जिसके अंदर अंग्रेज आ जाएंगे। यही है। अब मुस्लिमों की अपन बात कर रहे हैं तो भारत पे पहला मुस्लिम अटैक अपन अगर देखते हैं तो वो होता है अरबों का अटैक। ठीक है। भारत पे पहला मुस्लिम अटैक किसका होता है? अरब आक्रमण होता है। ठीक है। कौन सा होता है? अरब आक्रमण। इधर देखना, भारत के ऊपर पहला जो मुस्लिम अटैक होता है वो किसका होता है? अरबों का होता है। गौर से सुनना, देखो बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आएगी। इधर देखना, भारत के ऊपर जो पहला अटैक है, पहला मुस्लिम आक्रमण, ये क्या है? पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक है। कब हुआ? तो 711 में भी होता है और 712 में भी होता है। 711 में जो होता है वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में होता है। उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और उसके बाद में होता है बुदैल के नेतृत्व में। उबैदुल्ला और बुदैल, ये दो व्यक्ति हैं। दो बार अटैक होगा, दोनों ही कैसे हैं? असफल आक्रमण है। दोनों ही कैसे हैं? असफल आक्रमण है। जो दूसरा तीसरा नंबर का जो अटैक हो रहा है वो हो रहा है 712 में, वो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम। इधर देखना, मोहम्मद बिन कासिम वाला जो अटैक है वो कैसा है? सफल आक्रमण है। कैसा है? सफल आक्रमण है। कब हुआ अपन ने देख लिया है। कहां होगा? तो कहां होता है? सिंध के ऊपर होता है। सिंध पर। सिंध कहां पड़ता है अभी वर्तमान में? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। शासक कौन था यहां पे इस समय पे? तो शासक था दाहिर सेन। शासक कौन था? दाहिर सेन था। ठीक है। मैं भी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, कैसे अटैक हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, सारी बातें अपन करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा हल्की हल्की सी जानकारी ले रहे हैं। क्या जानकारी है? कि जो भारत के ऊपर पहला अरब आक्रमण होता है वो या पहला क्या है? मुस्लिम आक्रमण है। और यही कब होता है? 711 में और 12 में होता है। उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में दोनों असफल होते हैं। बाद में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, और ये कैसा है? सफल आक्रमण है। यानी कि इसमें विजेता कौन रहने वाला है? मोहम्मद बिन कासिम रहने वाला है। ठीक है। कहां पे हुआ था? तो अपन बात कर रहे हैं सिंध पे होता है। शासक कौन था? तो शासक था दाहिर सेन। और जो दाहिर सेन था ये क्या था? ब्राह्मण राजवंश था। कैसा था? ब्राह्मण राजवंश था। ब्राह्मण राजवंश। ठीक है। कैसा राजवंश है दाहिर सेन का? ब्राह्मण राजवंश है। और यहां की जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी वो थी इसकी आलौर। राजधानी कौन सी है? आलौर। इधर सुनना, अरे अंकुर इधर देखो, अरब आक्रमण में किसके ऊपर अटैक होगा? दाहिर सेन के ऊपर होगा। राजधानी क्या है दाहिर सेन की? तो आलौर है। ठीक है। ये जो अरब आक्रमण हुआ है, इस अरब आक्रमण की जो अपन को जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक आती है चचनामा। पुस्तक कौन सी है? चचनामा। ये जो चच है ये दाहिर सेन का बाप है। चच कौन है? दाहिर सेन का पिताजी है। यानी कि दाहिर सेन के पिता का नाम क्या था? राजा चच था। और उसी के ऊपर बुक लिखी हुई है चचनामा। चचनामा का जो राइटर है ये तो अपन को पता नहीं है कौन था, ये तो अज्ञात है। ऐसा कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, उस मोहम्मद बिन कासिम का ही कोई एक सैनिक था जिसने ये पुस्तक को लिखा था। चचनामा जो पुस्तक है उसको लिखने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम का ही कोई एक सैनिक था। उसके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है, तो उसने इसको लिखा था चचनामा को। ठीक है। इस चचनामा पुस्तक से अपन को इस अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं कि चचनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया है, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी अनुवाद वो करने वाला व्यक्ति है मोहम्मद बिन अली कूफी। कौन है? मोहम्मद बिन अली कूफी है। ठीक है। यानी कि इस अरब आक्रमण का जिस पुस्तक के अंदर उल्लेख मिलता है वो पुस्तक कौन सी है? चचनामा है। और चचनामा का जो राइटर है उसके बारे में तो अपन को पता नहीं है, लेकिन इस पुस्तक का फारसी भाषा में जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? मोहम्मद बिन अली कूफी है। ठीक है। क्लियर है सारी बातें? तो ये अटैक के बारे में अपन को पता चल रहा है। ठीक है। अब अपन ये चीज देखते हैं कि भैया अटैक तो हुआ है, लेकिन अटैक होने का रीजन क्या रहा था, क्यों ये अटैक हुआ, इस अटैक में क्या क्या चीजें सामने निकल करके आती है। जो मोहम्मद बिन कासिम है वो पहला भारत के ऊपर सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति है, तो इसके बारे में भी अपन कुछ थोड़ी मोटी जानकारियां हासिल करते हैं। ठीक है। चले आगे। इधर देखना, होता क्या है, उतार लेना।
622 के अंदर अपन देखते हैं कि इस्लाम का उदय होता है। किसका उदय होता है? इस्लाम का, यानी कि इस्लाम का अस्तित्व में आता है। ठीक है, जब इस्लाम अस्तित्व में आता है उसके बाद में अपन देखते हैं कि थोड़े बहुत समय के बाद में ही मोहम्मद साहब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी आते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनको कहा जाता था खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा, यानी कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा ताकतवर पोस्ट जो हुआ करती है, यानी कि मुस्लिम जिसकी सबसे ज्यादा मान करके चलते थे, वो पद जो था वो था खलीफा। उसी के अंडर में सारे के सारे जितने भी राजा महाराजा बनने वाले हैं मुस्लिमों के, वो सब किसके अंडर में रहकर के काम करने वाले हैं? खलीफा के अंडर में रहकर के काम करने वाले हैं। ठीक है, इधर देखना, ये आपका पड़ता है भारत। इधर देखना, ये क्या है? भारत है। भारत में इधर की तरफ आपका क्या पड़ता है? इधर की तरफ आपका गुजरात वाला, इधर पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया को कहा जाता है सिंध। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान अगर मैं इस तरीके से बनाऊं अगर छोटा मोटा, तो पाकिस्तान का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है सिंध। ठीक है, ये पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है ये आता है आपका पंजाब, और ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है बलूचिस्तान। ठीक है, क्या ये वाला एरिया सिंध है, ऊपर वाला पंजाब है, इधर बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र आता है ऊपर की तरफ। उससे अपन को कोई काम नहीं है। अपन को काम किससे है? इस सिंध से है, जो कि गुजरात के ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे है। सिंध समझ में आ रहा है? गुजरात के ऊपर की तरफ यहाँ पे है सिंध, मैप में आप सब लोग जानते ही हो। होता क्या था, अरब कहां पड़ता है? तो अरब आपका इस एरिया में पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, फिर ईरान इराक आ जाएगा, और फिर नीचे की तरफ अपन आते हैं। अगर आपने विश्व मानचित्र देखा हो तो उसमें नीचे की तरफ यहाँ पे अरब पड़ता है, इसीलिए इसका नाम भी अपन अरब सागर भी बोल देते हैं। इसको भूमध्य सागर है, इधर की तरफ आता है। ठीक है, तो अरब से लोग निकल करके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि अरब से होते हुए फिर ईरान इराक वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा वो मुस्लिम जितना भी साम्राज्य स्थापित होने वाला है, तुर्की वगैरह सारा का सारा। ठीक है, ये वाला मिटा दूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे अरब बना दूं क्या? हाँ, ये वाला एरिया क्या है? अरब है। यहां से ये लोग निकल करके जा रहे हैं। ठीक है, यहां से जब ये लोग निकल करके जा रहे हैं तो निकल करके ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में कब्जा किसका हो जाएगा? मुस्लिमों का। किसका कब्जा होगा? मुस्लिमों का। ठीक है, अब इन्हीं में से जो अरब वाले जो देश हैं, यानी कि ये नीचे वाला जो देश है, यहीं से अटैक हो रहा है भारत के ऊपर। और कहां पे हो रहा है अटैक? सिंध वाले एरिया में हो रहा है। कौन से एरिया में हो रहा है? सिंध वाले क्षेत्र में हो रहा है। और इनका जो खलीफा है इस समय पे, जिस समय पे अटैक हो रहा है, उस समय पे जो खलीफा है वो है वाजिद अली। वाजिद अली खलीफा का नाम क्या है? वाजिद अली। और इसके नीचे रह करके कोई ना कोई यहाँ पे गवर्नर होगा कि नहीं होगा? वाजिद अली। इधर देखना, वाजिद अली तो ऊपर की तरफ पहुंच गया खलीफा का पोस्ट। ठीक है, क्योंकि इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो मदीना, दमिश्क और फिर बगदाद हो गई। पहले कौन सी थी? मक्का से मदीना की यात्रा करी। ठीक है, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना यात्रा करी, तो मदीना तो क्या बन गई इनकी राजधानी। फिर मदीना से दमिश्क हो जाती है, और फिर दमिश्क से और ऊपर की तरफ जाते हैं ये, तो बगदाद जो कि इराक वाला एरिया आता है वहां पे पड़ता है। ठीक है, तो बगदाद इनकी राजधानी हो गई। तो इस समय पे इनकी राजधानी ईरान के अंदर हुआ करती थी। ठीक है, जब ईरान में राजधानी हुआ करती थी तो उस समय पे खलीफा की जो पोस्ट थी उस पर कौन बैठा हुआ है? वाजिद अली। और अरब वाला जो क्षेत्र है इसको संभालने के लिए कोई ना कोई आदमी को छोड़ रखा होगा कि नहीं छोड़ रखा होगा? तो गवर्नर जो था, उस गवर्नर का नाम था अल हजाज। गवर्नर का नाम क्या था? अल हजाज। गवर्नर कौन है? अल हजाज है। इस अल हजाज ने ही इन दोनों व्यक्तियों को भेजा था। पहले ये है ना आपके उबैदुल्लाह और बुदैल, इन दोनों को भेजने वाला व्यक्ति कौन था? अल हजाज ही था। इसी ने इनको भेजा था कि जाओ जाकर के अटैक करो। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे अरब के जो लोग हुआ करते थे वो व्यापार करने के लिए भारत आया करते थे। अरब के लोग हैं व्यापार करने का आया करते थे भारत में, यानी भारत में भी दक्षिणी भारत के अंदर आया करते थे। और आने का जो सफर रहा करता था इनका वो कुछ इस तरीके से रहा करता था। यहाँ से ऐसे पहले सिंध में जाते थे, और फिर वहां सिंध से होते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे भारत में आकर के ये व्यापार किया करते थे। ये इनका जलमार्ग हुआ करता था यात्रा का। ठीक है, व्यापार जो करने का जो जलमार्ग था वो कुछ इस तरीके का था। अब होता क्या है, एक बार कि यहां से इनके जो जहाज थे, अरबों के जो जहाज थे, वो सोने चांदी से लेकर के भर करके व्यापार करके जा रहे थे। जब ये वापस जा रहे थे तो यहाँ पे सिंध में एक जगह पड़ती है थट्टा। ठीक है, ये जो थट्टा जो जगह पड़ती है, इस जगह पे यहाँ के जो जहाज थे उनको समुद्री लुटेरे नहीं होते क्या, उन समुद्री लुटेरों ने यहाँ पे एक जहाज को लूट लिया, जहाज लूट ला। ठीक है, और इस समय पे यहाँ पे सिंध के अंदर राजा कौन है? दाहिर सेन है। दाहिर सेन है क्या? दाहिर सेन राजा है। वाजिद अली क्या है? इनका खलीफा है। और इन मुस्लिमों का जब जहाज लूटा गया था, जब जहाज लूटा जाएगा तो इसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? भाई इनकी महिलाओं को और इनको लूट लिया गया, जहाज को लूट लिया गया, सोने चांदी इनका नुकसान हो गया, तो ये गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो वाजिद अली ने गुस्से के अंदर दाहिर सेन को एक लेटर लिखा कि यार आपका एरिया है ये सिंध वाला जो एरिया है, थट्टा वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपके होते हुए हमारे जो जहाज है, व्यापारी जो थे, उनको लूट लिया गया है। आप ही के किन्हीं जनता के द्वारा, या जो भी लुटेरे वगैरह कोई भी हो सकता है, वो डकैत वगैरह, उन्होंने लूट लिया है। तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करो और हमारा जो भी माल पानी था आप जो उन्होंने लूटा है वो हमें वापस करो। दाहिर सेन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। दाहिर सेन इस बात को इग्नोर कर देते हैं। दाहिर सेन कहते हैं कि यार ये तुम्हारा आपसी मामला, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लूट लिया तो तुम व्यापार करने क्यों आते हो, मत आया करो। ठीक है, तो दाहिर सेन ने इस तरीके से इस बात को जब इग्नोर कर दिया तो वाजिद अली को गुस्सा आया। तो वाजिद अली ने अटैक करने के लिए किसको कहा? अपने गवर्नर अल हजाज को। बोलेगा ये तो भाई खुद तो जाएगा नहीं, किसको बोलेगा? अपने कोई आदमी को भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अल हजाज ने फिर उबैदुल्लाह और बुदैल को भेजा। उबैदुल्लाह और बुदैल जब दोनों जाते हैं अटैक करने के लिए, दोनों पराजित हो जाते हैं। मैंने कहा था दो असफल आक्रमण हुए हैं, हुए कि नहीं हुए? तो दोनों असफल जब हो जाते हैं तो फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम आता है। ठीक है, नौजवान नवयुवक है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो पहले उबैदुल्लाह बुदैल दोनों को पकड़ के अपने पास में बुलाता है, इधर आओ कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग हार क्यों रहे हो, रीजन क्या है? इधर देखो भैया कि तुम लोग हार क्यों रहे हो, रीजन क्या है? तो इन्होंने कहा कि देखो यार ये जो एरिया है पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है,
कैसा एरिया है? रेगिस्तान वाला एरिया पड़ता है, बीच में से जाते हैं तो पूरा पूरा रेगिस्तान पड़ता है। हम ज्यादा बड़ी सेना को अपने साथ में नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि रसद सामग्री की इनकी कमी पड़ जाती है। इतनी बड़ी सेना को अगर अपन लेके जाएंगे तो उनके खाने पीने के सामानों को लेकर जाना पड़ेगा, तो इतना सारा रास्ते के अंदर ही अपन को ढोना पड़ेगा माल ताल, तो वो गड़बड़ हो जाती है, फिर रेगिस्तान के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल हो पाता है। तो वहां पहुंचते पहुंचते हमारी एक तो सेना बहुत छोटी रह जाती है और छोटी सी सेना को वो दाहिर सेना की बड़ी सेना आती है वो निपटा देती है। तो ये रीजन रहता है हमारा हारने का। अब मोहम्मद बिन कासिम दिमाग लगाता है कि यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो जो दाहिर सेन था इसके भी जो राज्य है उसके अंदर देखो सभी जगह पे होता है कि कोई ना कोई खिलाफ तो होता ही है। तो दाहिर सेन को पता लगता है कि इसके खिलाफ भी शिकायतें आ रही है, लोग बाग इससे भी नाराज हैं। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं यहां से सेना इकट्ठी करने की बजाय मैं पैसा यहां से लेकर के जाऊं और वहीं पे सेना अपने अंडर में कर लूं, वहीं पे सेना खरीद लूं, वहीं पे सेना बड़ी कर लूं। ठीक है, तो ये सोच करके फिर मोहम्मद बिन कासिम कम सैनिकों के साथ में ज्यादा पैसे के साथ में जाता है। कम सैनिक प्लस ज्यादा पैसे। ठीक है, अब वहां पे जाएगा तो वहां पे लोग बागों को अपने साथ में खरीद करके मिला लेगा। जब इस तरीके से इसने सेना को भी बढ़ा लिया है पैसे के दम पे। ठीक है, जब सेना को बढ़ा लिया है तो फिर अब युद्ध किसके खिलाफ लड़ेगा? ये दाहिर सेन के खिलाफ। तो दाहिर सेन के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध का नाम आता है राबर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? राबर का युद्ध। ये राबर का जो युद्ध होता है ये लड़ा जाता है 712 ईस्वी में। कब लड़ा जाता है? 712 ईस्वी में। किस किसके मध्य लड़ा जा रहा है? तो एक तो है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेज दाहिर सेन। ठीक है, इस युद्ध का जो विजेता है, विजेता, ठीक है, इसके अंदर दाहिर सेन पराजित हो जाता है। दाहिर सेन का जो पिता का नाम है वो क्या है? चच। ठीक है, इसी के ऊपर चचनामा पुस्तक है ना, चचनामा पुस्तक इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के नाम से मिलती जुलती है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम आता है रानी बाई। पत्नी का नाम क्या है? रानी बाई है। और इस युद्ध के बाद में अगर भारत का कोई पहला जौहर की जो घटना घटित होती है ना वो इसी की होती है। भारत का प्रथम जो जौहर वाली जो घटना है, भारत का प्रथम जौहर, ठीक है, वो रानी बाई के नेतृत्व में ही होता है। ठीक है ना, जब ये पराजित हो जाता है तो फिर ये लोग क्या कर देते हैं? जौहर कर लेते हैं। जौहर तो समझते हो, आग में जो कूद जाती है ना। ठीक है, तो ये इन्हीं के समय पे होता है। दाहिर सेन यहाँ पे युद्ध में क्या जाता है? मारा जाता है। हाँ, मैं समझा देता हूं, इधर देखो, मैं समझा देता हूं। साका जो होता है ना, इधर सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, साका जो होता है, साका के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। दो चीजें हुई। केसरिया करते हैं पुरुष और महिलाएं करती है जौहर। महिलाएं क्या करती है? जौहर करती है। ये तो आग में कूद जाती है और अपना सतीत्व की रक्षा करती है। और जो पुरुष होते हैं ये अपने सर के ऊपर केसरी पगड़ी बांध करके युद्ध की भूमि में वीर गति को प्राप्त होने के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में चले जाते हैं। इसको कहा जाता है केसरिया। और इन दोनों घटनाओं को यदि एक साथ हो रही है तो उसको कहा जाता है साका। ठीक है, ये दोनों घटनाएं यदि एक साथ हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। क्लियर है? तो भारत में प्रथम जौहर की जो घटना अपन को देखने को मिल रही है वो कहां पे देखने को मिल रही है? 712 ईस्वी में। दाहिर सेन जो कि कहां का राजा है? सिंध का शासक है। कहां का है ये शासक? सिंध का शासक। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी। दूसरी बात, जो मोहम्मद बिन कासिम था इसी ने मुल्तान को भी जीत लिया था। इसने क्या किया था? मुल्तान विजय। और मुल्तान जो था, इस मुल्तान का भी नाम परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? नाम परिवर्तित। और इसको कहता है सोननगर। क्या बोलता है? सोननगर, क्योंकि यहां पे इसको बहुत ज्यादा सोने चांदी मिले थे। ठीक है, बहुत ज्यादा सोना मिला था, बढ़िया उपजाऊ क्षेत्र आता है मुल्तान आपका। ठीक है, तो को पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग आए अरब से, वहां पे पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो इन्होंने पहली बार इतना सोना देखा कि यार ये तो पूरा सोना ही सोना है यहाँ पे तो चारों तरफ है। तो इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख देता है? ये सोननगर रख देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की कुछ और बातें अपन कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। जजिया कर, इधर देखना, भारत के ऊपर पहली बार जजिया कर जो लगाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने जो जजिया कर है, जजिया कर क्या है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है। ठीक है ना, ये किससे लिया जाता था? पहली बात तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इधर देखना, किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत में पहली बार। इसके अंदर किन किन लोगों से लिया जाता था? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था पहली बात तो। इसके अंदर किन किन को छूट मिला करती थी? तो जो छूट मिला करती थी वो मिला करती थी पहली बात तो बच्चे, बूढ़े, बूढ़े, बच्चे, बुढ़े, विकलांग, महिला और ब्राह्मण। ठीक है, इन लोगों को इसमें छूट थी कि भाई जजिया कर इन लोगों से वसूला नहीं जाएगा। ठीक है,
ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति आएगा बाद में, वो आएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जब जजिया कर लगा था तो उस समय पे छूट इन लोगों को थी, यानी ब्राह्मणों को भी छूट थी, लेकिन ब्राह्मणों पे लगाने वाला कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी जजिया कर के बारे में। तो जो जजिया कर है, इस जजिया कर पे ऊपर रोक लगाने वाला, जो रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? अकबर ने। किसने लगाई? अकबर ने। कब लगाई थी? 1564 में। कब लगवाई थी? 1564 में। किसने? अकबर ने, ठीक है। फिर वापिस से इसको शुरू करने वाला, पुनः शुरू, पुनः शुरू किसने किया था? पुनः शुरू। तो पुनः शुरू करने वाला जो व्यक्ति है वो आता है आपका औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब, ठीक है। 1669 में। कब लगाया दोबारा? 1669 में, ठीक है। और अंतिम रूप से यदि अगर कहा जाए कि अंतिम रूप से इसके ऊपर रोक किसने लगाई थी? अंतिम रूप से रोक, अंतिम रूप से रोक, अभी थोड़ी लगता है जजिया कर, तो अंतिम रूप से जो रोक लगाने वाला शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। क्लियर है क्या? इधर देखो एक बार, दिख रहा है क्या? हाँ। तो मोहम्मद बिन कासिम की बातें एक बार फिर बता देता हूं। इन्होंने क्या किया है? जजिया कर लगाया है। जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। जजिया कर किन पे लगता था? गैर मुस्लिमों से, ठीक है। यानी कि वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, गैर मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। तो गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। बाद में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसमें जो छूट मिलती थी वो किनको मिलती थी? बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिला और ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। अपन आगे देखेंगे तुगलक वंश, तो वहां पे फिरोज शाह तुगलक जो नाम का व्यक्ति आएगा उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। इसकी जजिया कर के ऊपर रोक लगाने वाला जो पहला शासक आया वो कौन है? अकबर है। कौन है? अकबर। कब लगाई थी? 1564 में रोक लगाई थी। पुनः शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने 1669 के अंदर किया था। और अंतिम रूप से इसको बंद करने वाला जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। क्लियर है? आगे और बातें कर लेते हैं। हाँ हाँ, उतार लेना एक साथ, ठीक है। इधर देखो, अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद उतारने का ना, छोटी सी बातें हो रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो था, इस व्यक्ति ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक विष्णु शर्मा की पुस्तक आती है पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का फारसी अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में अनुवाद। क्या करवाया है? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया है। और अरबी भाषा में जो नाम है कलीला व दिमना, कलीला व दिमना, इसका ये नाम है पंचतंत्र का, ठीक है। अरबी भाषा का जो नाम है वो क्या है? कलीला व दिमना है। पंचतंत्र तो हिंदी के अंदर है, इसको अरबी भाषा में कन्वर्ट करके ये नाम से प्रकाशित किया गया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये आप लोग देखते हो कि दाहिर सेन जो था, दाहिर सेन के दो बेटियां और थी। क्या थी? दाहिर सेन की दो बेटियां थी। एक का नाम था सूर्या, एक का नाम था परमाल। एक का नाम क्या है? सूर्या, एक का नाम क्या है? परमाल। ये किसकी बेटियां हैं दोनों? दाहिर सेन की। जब राबर का युद्ध हुआ था उसमें उनकी रानी ने तो जौहर कर लिया था, लेकिन ये जो दो बेटियां थी सूर्या और परमाल, इनको पकड़ लिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इनको पकड़ करके दाहिर सेन ने क्या किया? वाजिद अली को गिफ्ट कर दिया। वाजिद अली, वाजिद अली कौन है? खलीफा है ना। इधर देखना, जब वाजिद अली के पास ये दोनों बेटियां पहुंचती है, सूर्या और परमाल, ठीक है, बहुत शानी थी दोनों को दोनों। जब ये वहां पे जाती है, इनको अपने सतीत्व की रक्षा करनी है। सुनो मेरी बात, इनको अपने सतीत्व की रक्षा करनी थी। इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि जो खलीफा है उसके सामने जब इसको प्रस्तुत किया गया दोनों बेटियों को, तो खलीफा से इन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, ये बोलती है कि भाई हमारे जो धर्म है उसके अंदर सबसे बड़ा जो होता है वो भगवान होता है, ईश्वर होता है, ठीक है। और तुम्हारे धर्म के अंदर अभी सबसे बड़ी जो पोस्ट है उसके ऊपर तुम हो, खलीफा, ठीक है। हमारे यहाँ पे ईश्वर को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो प्रसाद बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन ने झूठा प्रसाद लिया उसको अपन ने मंदिर में चढ़ा दिया हो, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन आपके पास हम दोनों को भेजा गया है, एज ए प्रसाद के रूप में भेजा गया है, ठीक है। लेकिन हम दोनों को पहले ही झूठा कर दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, हमारी इज्जत लूट ली गई है, और तब जाकर के आपके पास में भेजा गया, यानी कि जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको आपके पास में भेजा गया है। तो इस वजह से अब देख लो, ये बात कहना हमारे भाई, ये बात बोलना हमारा दायित्व था, आगे आपकी मर्जी है। तो वाजिद अली को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वाजिद अली को गुस्सा आया, उसने कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसको एक चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा, चमड़े का एक बैग में पकड़ करके भर के बंदी बना करके लेके आया जाए। और उस एरिया में गर्मी आपको बताइए कितनी पड़ती है, चमड़े के बैग में लपेट करके इसको इतने दूर ट्रांसफर करेंगे, अरब से लेकर के वहां पे ईरान वाले एरिया में,
तो ये एकदम घुटने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में फिर ये जो दोनों बेटियां हैं वो वाजिद अली को पता, जैसे ही पता चलता है इनको कि भैया कि दोनों वो मर गया है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम मर गया, इस प्रकार से ना अपने पिता का बदला ले लिया, माता का बदला ले लिया, और फिर अपने अस्तित्व की रक्षा भी करनी है। तो जैसे इनको पता चला तो कि भाई वो मोहम्मद बिन कासिम तो मारा गया, तो ये वाजिद अली को पास जाती है, फिर बोलती है कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो वाजिद अली इनको दोनों को जिंदा दीवार के अंदर चुनवा देता है, ठीक है, दोनों को मारने की सजा दे देता है, दोनों को मरवा दिया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी भी रक्षा करी, अपने अस्तित्व की रक्षा करी, मतलब ठीक है। हाँ अब बताओ, अब लिख लो ये बातें, ठीक है ना। यहां पे मैं ये वाली लाइन और लिखूं क्या, वाजिद अली को, वाजिद अली को झूठ बोलकर मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया। ठीक है, अब एक बार लिख लो सारी बातें, एक बार सुन लो, समझ में तो आ गया क्या। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, फिर आराम से लिख लेना। इधर देखो, अपन बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत से पहले अपन देखते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तीन इतिहास अपन देखते हैं। उसमें से प्राचीन अपन ने पढ़ लिया जिसके अंदर हिंदू राजा हुआ करते थे, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास जिसके अंदर मुस्लिम राजा होने वाले हैं, तीसरा है आधुनिक इतिहास जिसके अंदर अंग्रेज बनेंगे। ये भी अपन बाद में देखेंगे, ये भी अपन ने पढ़ लिया है, ये भी अपन पढ़ रहे हैं मुस्लिम वाला। तो मुस्लिमों का अटैक पढ़ेंगे सबसे पहले। तो मुस्लिमों का जो सबसे पहला अटैक होता है वो होता है अरबों का। किसका होता है, अरब कंट्रीज की तरफ से जो होता है अरब आक्रमण होता है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण है अरब आक्रमण। कब होता है, 711 में तो दो बार असफल आक्रमण किया जाता है। 700 ये वाला 711 है, ये 712 है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, ये 712 का ही है, ठीक है ना, ये 711 का है, वो 712 का है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, असफल आक्रमण है। बाद में 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है कौन सा, सफल आक्रमण। कहां पे होता है, अरब आक्रमण भारत के ऊपर सिंध वाले क्षेत्र पे होता है, ठीक है। राजा कौन था इस सिंध क्षेत्र का, तो दाहिर सेन था। इस दाहिर सेन की जो राजधानी थी वो थी आलौर। दाहिर सेन ब्राह्मण राजवंश का राजा हुआ करता था। और ये पूरे अरब आक्रमण की जो जानकारी अपन को मिलती है वो कहां से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है। चचनामा पुस्तक जो है उसको लिखने वाला तो अज्ञात है, मतलब कोई सैनिक हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम का, उसने इसको लिखा था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बात चचनामा पुस्तक का फारसी में जो अनुवाद करवाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन अली कुफी है, ठीक है। तो चचनामा जो है इनके पिताजी के ऊपर लिखी गई है। दाहिर सेन के पिताजी का नाम था राजा चच, तो उन्हीं के नाम से बना चचनामा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भारत का जो दक्षिण भारत वाला एरिया हुआ करता था, यहाँ से अरबों का व्यापार हुआ करता था, और व्यापार होने के क्रम में जो रास्ता हुआ करता था वो सिंध से होते हुए आता था। एक बार जहाज लूट लिया जाता है सिंध वाले क्षेत्र में समुद्री लुटेरों के द्वारा। तो वहां पे राजा उस समय पे दाहिर सेन होता है, और इनका जो खलीफा होता है वो वाजिद अली होता है। और अरब का जो गवर्नर है वो कौन है, अल हजाज है। वाजिद अली एक पत्र लिखता है दाहिर सेन को कि भाई साहब आपके एरिया में ये कार्रवाई हुई है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं लेते हो तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। दाहिर सेन इस बात को इग्नोर कर देता है। तो फिर ये वाजिद अली इसके ऊपर अटैक करवाने के लिए भेजता है उबैदुल्लाह और बुदैल को। बाद में कौन जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथ में युद्ध होता है राबर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, राबर का युद्ध है, जो कि 712 ईस्वी में है। किस किस के मध्य है, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के मध्य है। जीतेगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर सेन सिंध का शासक है, ये इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। दाहिर सेन के पिता राजा चच थे, जिनके ऊपर चचनामा पुस्तक है। दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई है, और इन्हीं ने पहली बार भारत का प्रथम जौहर किया है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में जीत जाते हैं, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कहलाते हैं। मुल्तान को भी इसके बाद में जीत लेते हैं। पहला राबर का युद्ध था, दूसरा कौन सा है, मुल्तान। मुल्तान को जीतने के बाद में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख देते हैं, सोननगर, क्योंकि यहां से इनको बहुत ज्यादा सोना मिलता है। आगे देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है भारत में पहली बार जजिया कर लगाता है। जजिया कर किससे वसूला जाता है, तो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है। भारत में पहली बार किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसको छूट मिलती है, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों पे लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। रोक किसने लगाई थी जजिया कर पे, अकबर ने। वापिस से फिर से स्टार्ट करने वाला कौन था, औरंगजेब। अंतिम रूप से रोक किसने लगाई है, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने विष्णु शर्मा की एक पुस्तक आती है पंचतंत्र, इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था कलीला व दिमना नाम से। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन की दो पुत्रियों को वाजिद अली को भेंट किया था। इन्होंने झूठ बोल करके वाजिद अली को भड़का दिया, और वाजिद अली ने मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर दिया, मृत्युदंड दिया, ठीक है। क्लियर है। अगर और बात करें, एक बात और लिख लेना कि जो आप लोग ऊंट और खजूर देखते हो, ऊंट व खजूर अरब की देन है। किसकी देन है, अरब की देन है, ठीक है ना। और जो अरेबिक न्यूमरल्स होता है ना, दशमलव प्रणाली जो है, अरबियों ने अपन से सीखी है। दशमलव प्रणाली किनसे सीखी है, अपन से सीखी है, ठीक है, अरेबिक न्यूमरल्स। अब लिखो, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। नुकसान करा दिया मारो एक कचौड़ी को। अरे पढ़ ले पहले, यहाँ पढ़ के तो 10 की बात फिक्स हो गई। गिन एक बार, गिन तो सही। हाँ 11 हो गए, खा लो।
तो मेरा कोर्स तो कंप्लीट होने दे, मेरा कोर्स तो कंप्लीट होने दे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब लेकिन देखो लिखने का काम फटाफट करो भाई। लिख लिया ये? कर दो नेक्स्ट। ठीक है कोई बात नहीं, इसमें वो ये थोड़ा सा खलीफा वाजिद अली गवर्नर अलजाज ये भी है। लिख लिए तो, तीन चार लाइनें तो लिखनी है इसमें तो ना। हो गया। हम्म।
जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? है ही नहीं एग्जैक्ट कब किया था, बस कर दिया था। उससे पहले ही मोहम्मद शाह रंगीला से पहले एक शासक और आता है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर की जो रेटें थी वो भी कम करी थी। क्योंकि देखो औरंगजेब के बाद में पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो लड़खड़ा जाता है। ठीक है, मराठा वगैरह भी ज्यादा म, उत्थान होता है मराठाओं का, इनका तो मराठाओं से डरते भी थे। तो मराठाओं के डर की वजह से इन्होंने जो जजिया कर था उसको कम कर दिया था। बाद में जजिया कर को पूर्ण रूप से रोक भी लगा देते हैं, इनकी चलती ही नहीं है, खुद ही इधर भिखारियों की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, इस टाइप के व्यक्ति थे ये तो। ठीक है, ठीक। इधर देखो, इसके अलावा जो आपकी ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांति का है, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांतिका, ब्रह्म सिद्धांतिका को मंसूर, ठीक है ना। मंसूर कौन है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद में कार्यभार संभालता है अरबों का, है ना। मंसूर अपने साथ ले गया। ठीक है, इसके अलावा अरबों की अरेबिक न्यूमरल्स भारत की देन है। ठीक है, भारत की जो दशमलव पद्धति है वही अरेबिक न्यूमरल्स के तौर पे जानी जाती है अरब कंट्रीज के अंदर। ठीक है ना। बाकी इसके बाद में अरबों के बाद में आता है आपका तुर्की अटैक। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे ना।